गुड आफ्टरनून बेटा विनोद। अमित बेटा हेलो। अरुण हाय। जल्दी से आ जाइए। बैटरीज के बारे में हमने पढ़ा था, तो प्राइमरी बैटरी में पढ़ा चुका था आपको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी बैटरी द्वितीयक सेल। तो हेडिंग डालोगे सेकेंडरी बैटरी द्वितीयक सेल। सेकेंडरी बैटरी द्वितीयक सेल। बेटा मेरी तबीयत सी थोड़ी खराब है, ठीक है। आप लोग मुझे देख पा रहे होगे? ठीक है, चलो भाई। तो सेकेंडरी बैटरी क्या होती थी, किसे बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी? जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। कल्याण बेटा मेरी तबीयत सी खराब है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते जाओ, तो लिखोगे इट कैन बी रिचार्ज। इट कैन बी रिचार्ज। इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इट कैन बी रिचार्ज। इट कैन बी रिचार्ज। इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम इसमें निकल कैडमियम सेल। दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है निकल कैडमियम सेल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सेल में आपको क्या याद रखना है? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, और यूज, ठीक है। तो देखो C4 कैथोड, C4 कैडमियम, ऐसा नहीं करना, इसका उल्टा करना है। कैथोड आपकी किसकी बनेगी? निकल से बनेगी। और एनोड आपका कैडमियम से बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट इसका NaOH या KOH, कोई भी यूज कर सकते हैं। जो आप ट्रिमिंग कराते हो, ठीक है, ट्रिमिंग कराते हो तो उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक शेवर या ट्रिमर्स। उसके अंदर यूज किया जाता है निकल कैडमियम बैटरी का। अब दूसरा जो एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बारे में बात करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। तपेश बेटा मेरी तो क्लास 3 का है, मैं तो एक ही क्लास करवाता हूँ, मेरे तो दिन फिक्स है, 2 ही दिन एक ही क्लास करवाता हूँ। देखो ना, अब इसमें लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ते हैं।
देखो बच्चों, जब ये इन्वर्टर बैटरी होती है, तो जब हम इन्वर्टर लेने जाते हैं, ठीक है, तो जब हम इन्वर्टर लेने जाते हैं तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि आपको कितने ट्यूबलाइट्स ऑन करनी है, कितने फैन ऑन करने हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो आपको बैटरी देता है। तो ये दो तरीके की आती है, अगर आपको कम ट्यूबलाइट्स और फैन चलाने हैं तो ये 6 इलेक्ट्रोड वाली बैटरी देगा, और ज्यादा चलाने तो 12 इलेक्ट्रोड वाली। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, तो देखो 6 इलेक्ट्रोड वाली बैटरी होती है, जो 3 इलेक्ट्रोड होती है इन्हें अल्टरनेटिवली कनेक्ट किया जाता है, और ये जो बच गई 3, एक होती है आपकी कैथोड, एक होती है एनोड, ठीक है। अब इसे लेड स्टोरेज बैटरी क्यों बोलते हैं? जितनी भी ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जितनी भी ये आपकी इलेक्ट्रोड हैं, ये आपकी लेड की बनी होती है, इसलिए उनको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब ये सारे की सारी जब लेड की बनी है तो हम कैसे अंतर करेंगे कौन सी कैथोड होगी कौन सी एनोड होगी? तो देखो इनके ऊपर कोटिंग की जाती है। अब ये जो ब्लू वाली कोटिंग है, अगर ये कोटिंग लेड डाइऑक्साइड की हुई, लेड डाइऑक्साइड PbO2 की, तो इसको बोलते हैं हम कैथोड, ठीक है। और अगर ये कोटिंग अगर ये कोटिंग जो है ये स्पॉन्जी लेड की हुई, स्पॉन्जी लेड समझते हो, जैसे आप सेंटर फ्रेश वगैरह खाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसी तरीके से जब इस पर आप लेड की कोटिंग करोगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, फ्लूइड भरा होगा स्पॉन्जी लेड, तो ये बन जाएगी एनोड, ठीक है। ये अंतर होता है कोटिंग के कारण, कोटिंग से पहचानोगे कौन सी कैथोड है कौन सी एनोड है। पेपर में क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा कि लेड स्टोरेज बैटरी का कैथोड किस मटेरियल का बनता है, तो किसका बनता है आपका ये लेड डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, H2SO4, इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा आपका H2SO4, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप लोगों ने एक चीज सोची है, हम इन्वर्टर बैटरी का यूज भी कर लेते हैं, 8-9 हज़ार रुपए की बैटरी आती है, उसके बाद वो 3-4 हज़ार रुपए की चली जाती है, तो मतलब ठीक ठाक वैल्यू मिल जाती है। ऐसा क्या रीजन, उस प्लास्टिक के 3 हज़ार रुपए आपको कौन देगा? ठीक है, तो सुनो मेरी बात, बैटरी हमें करंट कब देती है, जब हमारी लाइट चली जाएगी तब इन्वर्टर काम करता है। तो इन्वर्टर जब हमारी लाइट आती है तो उस टाइम पर तो ये चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी तब ये क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो ये हमेशा हमें करंट कब देता है, डिस्चार्जिंग के समय। तो ये डिस्चार्जिंग के समय करंट कहां से लाएगा, तो इनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होंगी, इन केमिकल रिएक्शन से हमारे पास करंट आएगा। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमेशा सब्सटेंस का कंजम्पशन होता है। तो रिएक्शन किस पर होती है, आप लोगों को पता ही होगा, कैथोड और एनोड पर होती है, और इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता है, ठीक है। तो जब भी आपके लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होगी तो किन किन चीजों की कंजम्पशन होती है, लेड डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा, स्पॉन्जी लेड कंज्यूम होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिखोगे, ये डायग्राम बनाने के बाद आप ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हिंदी में लिखोगे, डायग्राम के लिए जगह छोड़ लो, डिस्चार्जिंग के समय, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के समय, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के समय, नंबर 1 लेड कोमा लेड डाइऑक्साइड, लेड कोमा लेड डाइऑक्साइड and H2SO4 are consumed, and H2SO4 are consumed,
हिंदी में लिखोगे इस तरह, डिस्चार्जिंग के समय फर्स्ट पॉइंट सीसा, सीसा कोमा सीसा डाइऑक्साइड, थैंक यू बेटा पप्पू, थैंक यू बेटा सुनील बेनवा, सीसा कोमा सीसा डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। सीसा कोमा सीसा डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। नरेश बेटा ये हेयर स्टाइल आज का, ये हेयर स्टाइल पहले वाला बेस्ट था बेटा, मेरी तबीयत खराब हो रही है इस वजह से ऐसा हो रहा है। लिखोगे सीसा कोमा सीसा डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। सीसा कोमा सीसा डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। तो फिर कोई सब्सटेंस बनता भी तो होगा, इन रिएक्शन से सीसा सल्फेट बनता है, तो लिखोगे सीसा सल्फेट बनता है। सेकंड पॉइंट, लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड, सीसा सल्फेट बनता है, लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड, सीसा सल्फेट बनता है, लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड, सीसा सल्फेट बनता है, लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड, सीसा सल्फेट बनता है। ठीक है, अब बना लो, बनाते थम्स अप का साइन भेजना बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो ये सब था बैटरीज के बारे में। बेटा आरती मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो बेटा आप दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए। आप कह रहे हो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं है, आपके पेपर की डिमांड यही है बेटा, इसलिए यही पढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आनंद बेटा वो होता है जो आयंस में टूट जाए। एक्चुअली आप क्या है ना, आप क्वेश्चन करके नहीं देखते होगे, बात ये है। दूसरा आपका एक जो डाउट है वो चीज मैं आपके एक जो आपके मन में जो आप लोगों के मन में वहम है ना, वो चीज दूर कर देता हूं मैं। आप लोग जो बोल रहे हो कि समझाने का, देखो केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल आपकी समझने की होती है, ऑर्गेनिक आपकी समझने की होती है, और यहाँ पर मैक्सिमम क्या होती है, इनऑर्गेनिक। 80% आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पर। अब इनऑर्गेनिक में समझने का नहीं होता, अब साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो आपको इसलिए नहीं पता, लेकिन अब भी सुन लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा क्रैम करने की होती है। ये मैं नहीं, किसी भी केमिस्ट्री टीचर से आप पूछ लेना, जो समझाने का पोर्शन होता है वो आप लोगों को समझाया जाता है, लेकिन जो फैक्ट होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो चीज़ें आपको क्रैम ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, मैंने आपको ऐसे ऐसे फैक्चुअल डाटा भी एक्सप्लेन किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ऐसी चीज़ें भी समझाने की कोशिश की है जो आप क्रैम करते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो अच्छे समझ में आता है। मुझे पता है 99% बच्चों को अच्छे से आता है, 1% सब 1% होता है, दिक्कत होती है। मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में थोड़ी आएगा। ठीक है, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा मोहम्मद जमाल शाकिब। ठीक है, चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। अगर आपका क्लास समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा, मैं कहते हो रहा हूँ बेटा, ठीक है बेटा, जितना बता तो उतना रेलिवेंट है। एक बात बताओ, आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं कम बताता हूँ क्या? बाकी सब्जेक्ट में टीचर सब बता देते बेटा, जीएस का कोई एंड नहीं होता। वो भी आपको, जैसे कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है जीएस, तो वो आपको उसी हिसाब से पढ़ाएगा जितने आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते होंगे। ऐसे थोड़ी, ऐसे तो जीएस तो अब यूपीएससी में भी आती है। ज्यादा ही पढ़ना तो यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन कर लो ना आप लोग, वो ज्यादा बेटर है। आपको जब चीजें समझ में ही नहीं आ रही, ठीक है, आप सोच रहे हो पीएचडी करने की, बेटा पीएचडी करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, फिर कर लेना, लेकिन एज निकल गई तो सिलेक्शन लेने के लिए सारी उम्र नहीं है। फिर बाद में पता चलेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, हम सर ने जो पढ़ाया था वो सही था। अगर टू द पॉइंट पढ़ते, इतना ज्यादा डेप्थ में ना सोचते, जो एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते, तो हमारा पेपर आज क्लियर हो जाता। ठीक है, ये मेरे सब्जेक्ट के नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। कुछ टीचर आपको हाई फाई पढ़ा देंगे, फालतू पढ़ा देंगे, मतलब थोड़ा अलग, मतलब अपने, आप समझदार बच्चे हो, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग तो रहो। कैरियर पे ये तो खास बात है कि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता, फालतू चीजें नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, एग्जाम की जो डिमांड है वो सारी पूरी कराई जाएंगी। ठीक है, देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये किसी एटम है, ये कोई एटम है, परमाणु है, ये इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है। जब किसी एटम के न्यूक्लियस से, जब किसी परमाणु के नाभिक से अपने आप खुद ब खुद अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब ये रेज जो निकल रही है, ये कहां से निकल रही है? अल्फा बीटा गामा रेज कहां से निकल रही है? न्यूक्लियस से निकल रही है। यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर कोई रिएक्शन हो रही होगी जिसकी वजह से निकल रही है। और अगर इस न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होगी तो इसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल होगा। तो इसका जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए करता क्या है? अल्फा बीटा गामा रेज छोड़ता है। और जब भी कोई एटम का न्यूक्लियस अल्फा बीटा गामा रेज छोड़ता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एमएच माह क्या होता है बेटा? बेटा मेरा सिलेबस इतना ही है, तो मैं इतनी क्लास मुझे अलॉट है और इतनी मैं ले सकता हूं। ठीक है बेटा, लिखोगे साइंस स्पेशल ले लो, आपको ज्यादा, अगर ज्यादा और पढ़ना है तो आप साइंस स्पेशल ले लो। ठीक है बेटा, नींद नहीं, मेरी तबीयत खराब है। लिखोगे द स्पॉन्टेनियस, ज्यादा पढ़ना तो साइंस स्पेशल ले लो बेटा। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज is known as radioactivity, is known as radioactivity, and the substance, and the substance, and the substance are known as, and the substance are known as radioactive substance, and the substance are known as रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हिंदी में लिखोगे अल्फा बीटा गामा तरंगों की, अल्फा बीटा गामा तरंगों की, अल्फा बीटा गामा तरंगों की लगातार निकलने की, हाँ बिल्कुल सही बात है, ज्यादा पढ़ना, 11 12 का और बैच ले लो। ये उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही होगी जो आर्ट्स वाले होंगे। लिखो अल्फा बीटा गामा तरंगों की लगातार निकलने की, लगातार निकलने की प्रक्रिया को, अल्फा बीटा गामा तरंगों की लगातार निकलने की प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहा जाता है, रेडियो सक्रियता कहा जाता है। और पदार्थों को, और पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है, और पदार्थों को रेडियो सक्रिय, एमएच, एमएच होता है बेटा, एमएच, ये 5000 जो पूछ रहे हो। और पदार्थों को
रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है, और पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट लिखोगे कोज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कोज कारण, रेडियो सक्रियता का कारण। तो रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से है? हाँ बेटा, किसकी वजह से है ये? अल्फा बीटा गामा रेज के निकलने की वजह से। और ये अल्फा बीटा गामा रेज किसकी वजह से निकल रही है? अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से। तो लिखोगे ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस, ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस, अस्थिर नाभिक, अस्थिर नाभिक होने के कारण, अस्थिर नाभिक होने के कारण, अस्थिर नाभिक होने के कारण। ठीक है, अब देखो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, कौन से उपकरण से मापते हैं? हाँ भाई, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए? दो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, एक होता है गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीएम काउंटर। तो ये यूज होता है अल्फा और बीटा रेज के लिए, अल्फा और बीटा रेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, और एक होता है आपका सिंटिलेशन काउंटर, हिंदी में बेटा यही नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर है, यही नाम है इसका। एक होता है सिंटिलेशन काउंटर। तो ये जो सिंटिलेशन काउंटर होता है ये होता है गामा रेज के लिए। ठीक है, इतना नोट कीजिए जल्दी से। अनस्टेबल न्यूक्लियस, चलो बता देता हूं। देखो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, देखो आप कैसे डिसाइड करोगे कि न्यूक्लियस अनस्टेबल है या स्टेबल है? तो चीज लिख लोगे, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, कंडीशन फॉर स्टेबल न्यूक्लियस, कंडीशन फॉर स्टेबल न्यूक्लियस, स्थिर नाभिक की शर्त, स्थिर नाभिक की शर्त, स्थिर नाभिक की शर्त, स्थिर नाभिक की शर्त। तो जो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बेटा, अगर ये इस रेंज में है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो जनरली देखो बेटा, स्टेट ये काम करेंगे आपका जनरली। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 से लेकर 1.5 के बीच में है तो उसे बोलोगे आप वो न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर इसके बीच इस रेंज में नहीं है तो बोलोगे न्यूक्लियस उसका अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है। लेकिन आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपसे पूछ ले 4 ऑप्शन देकर, कुछ तो मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा ही। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के साथ कभी भी आपको मतलब आपको पूछा गया कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन सा नहीं है, और आप उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपके पास हैं तो आप उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हो, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकाल कर ये रेशियो भी निकाल सकते हो। अगर ये रेशियो इस रेंज में आया तो स्टेबल बोलोगे, नहीं आया तो अनस्टेबल बोलोगे। ठीक है, या जिसका रेशियो इसके बीच में नहीं आया वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, बायोमोलिकुल बेटा बायोलॉजी में होगा या नहीं होगा, केमिस्ट्री में। ठीक है, ये है स्टेबिलिटी का मतलब। दीपांशु बेटा केमिस्ट्री स्पेशल नहीं आ रहा, लेकिन हाँ साइंस स्पेशल आएगा, वो ज्वाइन कर लेना।
हाँ बेटा साइन ठीक है, क्या दिक्कत होगी? हाँ मेरे पढ़ाने से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मंथ आएगा नील बेटा मेरे वाला बैच तो। बेटा एक बार साइन, मैं तो यही कहता हूँ एक बार साइंस स्पेशल ले लेना चाहिए, सारी दिक्कत ही खत्म। सारा आपका जो माइंड में वो फितूर बड़ा होना, कंटेंट कम है, ये कम है, वो कम है, वो सारी चीजें ही दूर हो जाएंगी। साइंस स्पेशल में कंटेंट ज्यादा होगा, और इतना भी ऐसा भी नहीं कि इतना ज्यादा हो जाए कि आप कर ना पाओ, तो एक बार ले लेना चाहिए बस। 1.5 है बेटा, 1.5, 15 नहीं है। धीरज कुमार कह रहे हैं 10 में से 6-7 ठीक हो जाते हैं, मतलब 70% क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, और किसी सब्जेक्ट के नहीं होंगे इतने जब इतने केमिस्ट्री के हो रहे हैं। ठीक है चलें आगे, नोट कर चुके हो? आप देखो, यूनिट्स पर आने से पहले मैं एक चीज आपको लिखवा देता हूं, नोट करके इसके नीचे एक पॉइंट लिख लोगे। एक चीज होती है रेड्स, एक होती है रैम्स। इन दोनों का मतलब समझना, रेड्स क्या होती है, रैम्स क्या होती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। आप इन रेज को किसी सब्सटेंस से पास कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब्सटेंस इन अल्फा बीटा गामा रेज को जितना एब्जॉर्ब करेगा, तो अल्फा बीटा गामा रेज को एब्जॉर्ब करने को मापा जाता है रेड्स में। अब अल्फा बीटा रेज जो होती है ये हार्मफुल भी होती है। अब इनके एब्जॉर्ब होने से इन पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसको मापेंगे हम रैम्स में। समझ में आया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी, क्योंकि ट्रिक मैं बता देता हूं याद करने का तरीका। ए फॉर एड्जॉर्प्शन, ई फॉर इफेक्ट। तो रैम्स किसके लिए आएगी, इफेक्ट के लिए आएगी, और रेड्स किसके लिए आएगी, आपकी एड्जॉर्प्शन के लिए। तो लिखोगे रेड्स इज द यूनिट, रेड्स इज द यूनिट used for the adsorption of alpha beta gamma rays, and RAMS is the unit, and RAMS is the unit, and RAMS is the unit used for, and RAMS is the unit used for the adsorbed, is the unit used for the effect produced by, effect produced by, effect produced by the adsorbed अल्फा बीटा गामा रेज। हिंदी में लिखोगे अल्फा बीटा गामा तरंगों के, अल्फा बीटा गामा तरंगों के, अल्फा बीटा गामा तरंगों के अवशोषित होने को, अल्फा बीटा गामा तरंगों के अवशोषित होने को रेड्स में मापा जाता है। अल्फा बीटा गामा तरंगों के अवशोषित होने को रेड्स में मापा जाता है, रेड्स में मापा जाता है, और इनके अवशोषित होने से, और इनके अवशोषित होने से, यू आर नॉट इन साइंस स्पेशल। अजय बेटा हर टाइम एक टीचर के अलग अलग बैच आते रहते हैं, ठीक है, पहले 2 बैच मेरे आए थे, आगे फिर आ जाएगा, ऐसे होता है। और अल्फा बीटा गामा तरंगों के अवशोषित होने से, और अल्फा बीटा गामा तरंगों के अवशोषित होने से जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन्हें रैम्स में मापा जाता है। और अल्फा बीटा गामा तरंगों के अवशोषित होने से जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, हमने तो आपको खरीदा 200 करोड़ में। ओके बेटा कुलविंदर, थैंक यू बेटा।
राकेश बेटा, मैं भी आप लोगों को मिस करूंगा, लेकिन यूट्यूब पर जुड़े रहिए ना, यूट्यूब पर आता रहूंगा, मिलते रहेंगे, ऐसी क्या बात है। लगभग हो जाएगा दीपांशु बेटा, ठीक है। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? अब लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पहले ये लिखो, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की इकाई। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की इकाई। तो बताओ रेडियो एक्टिविटी को किस में मापा जाता है? क्यूरी में मापा जाता है, या बैकवेरल में मापा जाता है, या रदरफोर्ड में मापा जाता है? बताओ भाई, किस में मापा जाता है? अर्षिता बेटा, इस बार दिल्ली पुलिस वाले आपने देखा हो आया है कि 11वीं 12वीं का भी कोर्स आएगा, उसमें कुछ ऐसा मुझे सुनने में आया, आप भी देखना एक बार, ऐसा कुछ आया है। सुमित कह रहे हैं क्यूरी में, आंसर कह रहे हैं क्यूरी में, कुलिंदर बेटा रेडियो एक्टिविटी क्यूरी में, विकास कह रहे रदरफोर्ड में, ठीक है। मूर्खो तीनों में, कुछ बच्चों ने कहा था तीनों में, हाँ तीनों में मेजर किया जाता है। अब अगर एसआई यूनिट पूछ ले, रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, तो बैकवेरल है आपकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट पूछेगा तो आंसर दोगे बैकवेरल। अब मुझे एक बात बताओ, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? कानपुर पैरामाउंट में पढ़े थे बेटा। बेटा प्रूडेंस में पढ़े होगे निश्चित बेटा। मेरी बात सुनो, कुछ कह रहे हैं क्यूरी, कुछ कह रहे हैं बैकवेरल, कुछ कह रहे हैं रदरफोर्ड। देखो कोई ईगो पर मत लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। एक बात बताओ मैडम, उससे कोई काम होता है? ईगो पर मत लेना, समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिंदगी में भूलोगे नहीं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या था, देखो मैडम क्यूरी और बैकवेरल साथ काम कर रहे थे। अब ध्यान से सुनना, मैडम क्यूरी और बैकवेरल साथ काम कर रहे थे। मैडम को पता चला डिस्कवरी में नाम आया बैकवेरल का, और मैडम को कोई क्रेडिट मिला नहीं, तो मैडम शांत रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी, उसे तो क्रेडिट चाहिए। तो दोनों में बहस हो रही है। मैडम बोलती है इसको, मैं भी तो तेरे साथ काम कर रही थी, मेरा नाम क्यों नहीं आया? इधर से रिप्लाई आता, तू कहाँ काम कर रही थी? अब इसकी बात भी ठीक है, जब एक लड़का लड़की साथ काम करेंगे तो कौन काम ज्यादा करेगा? मन में आ रहा होगा आपका लड़का है ना, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस, तो फुल एक्सपीरियंस आप लोगों को है ना। तो देखो काम तो इसी ने किया सारा, लेकिन मैडम को तो क्रेडिट चाहिए, तो दोनों में बहस बढ़ती जा रही है। एक बात बताओ, बहस में कौन जीतेगा? जो सही होगा वही बताना। मैडम है ना, तो ये बेचारा परेशान, तो ये बोलता है बताओ मैडम जी कैसे मानोगे? मैडम बोलती है प्रोसेस का नाम, प्रोसेस की खोज में नाम तुम्हारा आया है, लेकिन इस प्रोसेस का नाम मैं रखूंगी। अब लड़का लड़की की बात को कभी मना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये कहां से मना कर बोला, ठीक है मैडम आप रखो नाम, खुश रहो। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी नाम है, ये नाम तो दिया था मैडम क्यूरी ने, और प्रोसेस की खोज किसने की थी? बैकवेरल ने। तो इन महाशय का क्या रोल था? ये बिचौलिया थे, सॉल्यूशन कराने में लगे थे, है ना। इसने गामा डीके के बारे में स्टडी किया था, इसने अल्फा बीटा रेज की खोज की थी, इसलिए इसका नाम आता है रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। तो लिखोगे, एक मिनट रुकना, हाँ हटा देता हूं। लिखोगे, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकवेरल। रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकवेरल ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकवेरल ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकवेरल ने की थी। नेक्स्ट लिखोगे द टर्म रेडियो एक्टिविटी, द टर्म रेडियो एक्टिविटी,
द टर्म रेडियो एक्टिविटी was given by the term radioactivity was given by Madame Curie. The term radioactivity was given by Madame Curie. रेडियो सक्रियता नाम मैडम क्यूरी ने दिया था। 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 ठीक है, नेक्स्ट, मैडम ने कोई एलिमेंट डिस्कवर किया था या नहीं? मैडम ने डिस्कवर किया था 2 एलिमेंट, यूरेनियम और पोलोनियम, सॉरी रेडियम और पोलोनियम। तो नेक्स्ट वन लिखोगे रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम एंड पोलोनियम वर डिस्कवर्ड बाय, रेडियम एंड पोलोनियम वर डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, वर डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। हिंदी में लिखोगे रेडियम और पोलोनियम की खोज, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हिंदी में लिखोगे रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण। रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण। रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण। कल मोस्ट प्रोबेबली, कल नहीं तो परसों 14, 15, मैं इन बैच की बात कर रहा हूं, GS 14, 15, 16 ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, GS 17 में इसके बाद 4 क्लास और लगेंगी, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद 4 क्लासेस GS 17 में लगेंगी। GS 18 में तो GS 18 में टाइम लगेगा, इसमें अभी टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, GS 18 में अभी टाइम लगेगा, ध्यान रखना, ये मैंने बता दिया आपको। देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हिंदी में लिखो रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण। रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण तो लिख लोगे रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ट्रिटियम, रेडॉन, ओगोनेशन, फ्रेंशियम, टेक्नीटियम, एस्टेटाइन, एक्टीनियम। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी आपके एक्टिनोइड्स हैं वो सारे क्या रेडियो एक्टिव है। पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। ठीक है, जल्दी से इनको नोट कीजिए एक बार, फिर इनके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। श्याम बेटा, मैं रिप्लाई तो सबका देना पॉसिबल नहीं है बेटा, कमेंट ऐसे चलते हैं। अगर आप कभी हमारी जगह खड़े होगे ना, मैं जितनों का रिप्लाई कर देता हूँ, टीचर बाकी टीचर आपको उतने का भी रिप्लाई नहीं कर देते होंगे। ठीक है, आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा कमेंट कम ले रहा हूँ। बेटा ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना छोड़ दिया, अब टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ बस। नोट करते थम्स अप का साइन भेजो। लिखो मेन पॉइंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मेन पॉइंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
देखोगे मेन पॉइंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। पहली चीज तो देखो, जितने भी ये रेडियो एक्टिव, पहले तो बता पीरियोडिक टेबल में आप कैसे पहचान करोगे कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या नहीं। Z ग्रेटर देन 83, जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होगा वो सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव हैं। तो लिखोगे एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं, ग्रेटर देन 83, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। हिंदी में लिखोगे Z ग्रेटर देन 83। आनंद बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बता रखा फ्लोरीन होगा, तो क्लास में करा रखा मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। आप ध्यान से पढ़ो तो सही, मेरा कंटेंट आप कहते हो ना कंटेंट में आपको इतना पढ़ाता हूँ, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। जो आपके डाउट होते हैं ना वो सारे नोट्स में होते हैं, आप नोट्स को आपको ये नहीं पता होता कि वो चीज़ मैंने कहाँ पर पढ़ा, ये दिक्कत ये है आप लोगों के साथ, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक। तो लिखोगे Z ग्रेटर देन 83, सभी तत्व रेडियो सक्रिय हैं, सभी तत्व रेडियो सक्रिय हैं। ठीक है, सभी Z ग्रेटर देन 83, सभी तत्व रेडियो सक्रिय हैं। सॉरी। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, ठीक है। तो अगर ये जो अल्फा बीटा गामा रेज ये हार्मफुल भी होती हैं, अगर आप इन्हें नॉर्मली एटमॉस्फेयर में रख दोगे, अगर आप इन्हें नॉर्मली रख दोगे तो हार्मफुल होगा, पर्सन टू पर्सन मनुष्यों के लिए हार्मफुल होगा। तो इसलिए हमें इनको एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से ये पास ना हो सके। तो ये जो अल्फा बीटा गामा रेज है ये कौन से चैम्बर को, कौन से मेटल से क्रॉस नहीं हो सकती, ये लेड को क्रॉस नहीं कर सकती। जो बच्चे कहते हैं कि कंटेंट कम है वो सब बकवास करते हैं, जो आपने पढ़ाया भी नहीं पढ़ाया है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू बेटा गौरव, सही कह रहे हो, जितना मैंने पढ़ाया वो भी नहीं करते अब। तो लिखोगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर केप्ट इन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर केप्ट इन लेड चैम्बर, आर केप्ट इन लेड चैम्बर। हिंदी में लिखोगे रेडियो सक्रिय तत्वों को, रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के चैम्बर में रखा जाता है, रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के चैम्बर में। लेड ये शीशा, मेटल का नाम है शीशा, ये ध्यान रखना। रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के चैम्बर में रखा जाता है, रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के चैम्बर में रखा जाता है, रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के चैम्बर में रखा जाता है, रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के चैम्बर में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखो। हाँ ये सर मिलान में कह तो रहा ना, पढ़ाया मैंने बेटा लेड चैम्बर कुलविंदर, इसलिए क्योंकि लेड चैम्बर से अल्फा बीटा गामा रेज क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी, ये कारण है। ठीक है, अब देखो यूरेनियम की बात करते हैं, चलो। देखो देखोगे ओर ऑफ यूरेनियम, ओर ऑफ यूरेनियम, ये मैंने लिखवाया भी होगा आपको। यूरेनियम का अयस्क हिंदी में लिखोगे यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड्स, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड्स, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड। अब जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट भारत में मिलते हैं उनमें कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट भारत में सबसे ज्यादा मिलता है? इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट भारत में सबसे ज्यादा मिलता है? कौन सा मिलता है? थोरियम। और ये कहाँ मिलता है? साउथ में। साउथ में कहाँ? केरला पर, केरला के कोस्ट पर। तो वहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केरला के कोस्ट पर जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है उसका कारण क्या होता है? थोरियम। ठीक है, तो आगे लिखोगे। फोर्थ पॉइंट अब मैं इनको हटा देता हूं।
फोर्थ लिखोगे, थोरियम इज द मोस्ट abundant thorium is the most abundant thorium is the most abundant radioactive element thorium is the most abundant radioactive element present in India present in India प्रेजेंट इन इंडिया। हिंदी में लिखोगे, सभी रेडियो सक्रिय भारत में मिलने वाले, एक मिनट रुकना, भारत में लिखते रहिए, भारत में सभी रेडियो सक्रिय तत्वों में से, भारत में, ये आनंद बेटा मैंने यूट्यूब पे कराया जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोवलेंट कंपाउंड पूछ रहे हो ना, कैल्शियम, डी ऑप्शन क्या है, ये सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका आयनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी आयनिक है, कैल्शियम क्लोराइड भी आयनिक है, चौथा मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, वही आंसर होगा। लिखोगे, भारत में मिलने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों में से, भारत में मिलने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों में से थोरियम सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, थोरियम सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, थोरियम सबसे, हाँ यही आंसर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सबसे अधिक मिलता है, सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखोगे, द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एट केरला कोस्ट, द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एट केरला कोस्ट is due to thorium, is due to thorium। हिंदी में लिखोगे, केरल के तट पर, केरल के तट पर रेडियो सक्रिय प्रदूषण, केरल के तट पर रेडियो सक्रिय प्रदूषण थोरियम की वजह से फैलता है, केरल के तट पर रेडियो सक्रिय प्रदूषण थोरियम की वजह से फैलता है, थोरियम की वजह से फैलता है। नेक्स्ट लिखोगे, ओर ऑफ थोरियम, थोरियम का अयस्क, ओर ऑफ थोरियम, थोरियम का अयस्क मोनाजाइट, ओर ऑफ थोरियम, थोरियम का अयस्क, ओर ऑफ थोरियम, थोरियम का अयस्क। गैसेज वाला टॉपिक बचा लक्की बेटा, GS 17 में गैसेज का जो टॉपिक होता है वो बचा है। अब देखो नेक्स्ट आगे, जो आपका यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये कौन सी सीरीज में होते हैं, ये एक्टिनोइड सीरीज में है सारे, 5D सीरीज, सॉरी 5F सीरीज। ठीक है, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका है, इसको एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेचर में मिलते हैं, कुछ इंसान बनाता है, तो सबसे पहले कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाया गया था, टेक्नीटियम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, टेक्नीटियम, टेक्नीटियम is the first radioactive element, is the first radioactive element which is artificially synthesized, which is artificially synthesized। हिंदी में लिखोगे, टेक्नीटियम वह सबसे पहला, ये भी मैंने करा रखा है बेटा, मडी वाटर वाला, कोएगुलेशन आंसर है इसका, कोलाइड्स के टॉपिक में देखो कोएगुलेशन का टॉपिक होगा, वहां पर पढ़ाया है। लिखोगे, टेक्नीटियम वह सबसे पहला रेडियो सक्रिय तत्व था, टेक्नीटियम वह सबसे पहला रेडियो सक्रिय तत्व था
जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था, 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 जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था। अब कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है? आपका फ्रेंशियम। लिखोगे फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मीनू बेटा 5F सीरीज क्या होता है? 5F सीरीज पीरियोडिक टेबल देखना, उसमें पढ़ा रखा है मैंने 5F सीरीज क्या है, 4F क्या है। हाँ, फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट which is found in which is found in which is found in which is found in liquid state, which is found in liquid state। हिंदी में लिखोगे फ्रेंशियम वह रेडियो सक्रिय तत्व है, फ्रेंशियम वह रेडियो सक्रिय तत्व है जो द्रव अवस्था में मिलता है। फ्रेंशियम IUPAC लग के बेटा यूट्यूब पर करा रखा UPSC नोमेनक्लेचर, आपको वहां से करना है, बताया था मैंने आपको। थैंक यू बेटा हर्षित। फ्रेंशियम वह रेडियो सक्रिय तत्व है जो द्रव अवस्था में मिलता है। फ्रेंशियम वह रेडियो सक्रिय तत्व है जो द्रव अवस्था में मिलता है। धीरज बेटा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये तो आप फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो, अब पेपर में आपको 4 ऑप्शन देकर एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा नहीं है, तो पहचान कर लोगे ना? कर लोगे ना? पक्का ना? पक्का? लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, which of the following is the lightest, is the lightest radioactive, is the lightest radioactive element। हिंदी में लिखोगे निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। निम्न में से कौन सा सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। निम्न में से कौन सा सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। बताओ आंसर। अरे राहुल बेटा अपने YouTube चैनल पर मैंने पढ़ा रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। इतना डिटेल में तो यहाँ भी नहीं पढ़ाऊंगा जितना वहां में पढ़ा रखा है। नहीं सविता बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मिल गया नोट्स में, तो ध्यान से पढ़ा करो। तो कह रहा हूँ आप नोट्स तो ध्यान से पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने चले जाते हो। हाँ बच्चे कह रहे हैं अनुराग कह रहा है बेटा यूरेनियम, नवीन कह रहा है डी, शुभम बी, दीपक यूरेनियम, हरिराम दीपक यूरेनियम, रूबी बी। बहुत बढ़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो पहली बात तो ये दो आंसर बिल्कुल नहीं होंगे। यूरेनियम का मास होता है 235 के फॉर्म में भी होता है, ये 236 में भी होता है, 238 में भी होता है, ठीक है। और थोरियम जो होता है ये आपका 232 भी होता है, 223 भी होता है। तो ये तो बहुत भारी है, आपसे हल्का पूछा गया है। तो ड्यूटेरियम होता है 1s2, ट्रिटियम होता है आपका 1s3,
तो क्या आंसर होगा? कौन हल्का आपसे पूछा, क्या आंसर होगा? बी, ड्यूटेरियम, है ना? लगा मत देना, आंसर है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी आंसर क्यों है? देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है लाइटेस्ट, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी तो पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव भी तो होना चाहिए। ड्यूटेरियम हल्का तो है लेकिन वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इसलिए वो आंसर नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले नेचर में मिलने वाला सबसे भारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो कौन सा होगा? यूरेनियम। यूरेनियम इज द नेचुरल, इज द हैवीएस्ट, यूरेनियम इज द हैवीएस्ट नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। प्रकृति में मिलने वाला यूरेनियम, यूरेनियम प्रकृति में मिलने वाला, यूरेनियम प्रकृति में मिलने वाला सबसे भारी, यूरेनियम प्रकृति में मिलने वाला सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम प्रकृति में मिलने वाला सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम प्रकृति में मिलने वाला सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम प्रकृति में मिलने वाला सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता। पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता। पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता। देखो पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। ये एक स्लैब है और इसमें से हमें अल्फा बीटा गामा रेज को पास कराना है। ठीक है। तो ये रेज इसके जितना अंदर तक जा सकती है हम बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा है, भेदने की क्षमता उतनी ही ज्यादा है। ठीक है। तो अब देखो अल्फा जो होती है ये बॉलीवुड के हीरोज की तरह है, थोड़ी सी दूर जाएंगी बेहोश, ये बॉलीवुड वाले थोड़ा सा आगे जाकर बेहोश, और ये साउथ, है ना, इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो सबसे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फा, उससे ज्यादा बीटा और सबसे ज्यादा गामा। ठीक है। अब एक चीज देखना, अल्फा, उससे ज्यादा बीटा, सबसे ज्यादा गामा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये? पहला तो ये पेनिट्रेशन पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, भेदन क्षमता का। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया गामा रेज क्या होती है, फोटोन ही तो होते हैं इनके अंदर, और फोटोन किससे चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। तो यह बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड भी। अब इनके चार्ज, इनसे देख लेते हैं किस पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो अल्फा रेज ये किन पार्टिकल से मिलकर बनी है? तो अल्फा रेज जो है ये बनती है हीलियम न्यूक्लियस से, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, चार्ज +2। ठीक है। बीटा जो बनती है ये किससे बनती है? बीटा किससे बनती है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से। और गामा, गामा पार्टिकल से, ना तो इन पर कोई चार्ज होता ना कोई मास होता। देखो अगली क्लास में डीके स्टार्ट कराऊंगा तो डीके में ये बहुत काम आने वाले हैं। चार्ज कितना होगा यहाँ पर? +2, बीटा पर -1, गामा पर 0। ठीक है। अब एक मिनट रुकना। अब एक होती है आयनाइजेशन पावर, उसके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास मुझे यहीं से स्टार्ट करनी है। तो ये पार्टिकल आपको पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, गामा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है। देखो लिखोगे आयनाइजेशन पावर, आयनन शक्ति, आयनाइजेशन पावर, आयनन शक्ति। ठीक है। आयनाइजेशन ये जो वर्ड होता है, इस वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने अल्फा का रेज का भी यूज किया, बीटा रेज का भी यूज किया, गामा रेज का भी यूज किया। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इस चीज को एक बार समझना। जैसे अगर मान लो ये 5 kg का बॉक्स है, आपको इसको इसकी जगह से हटाना है, तो आपने 2 kg का बॉक्स इसकी तरफ लेके आए, इसको टच किया, हल्का से टच करके छोड़ दिया, वो ज्यादा फोर्स नहीं लगाया, तो ये इसको रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप 5 kg या 10 kg का ब्लॉक ले गए,
जब 5 kg का ब्लॉक से इसके स्ट्राइक कराओगे तो कुछ फोर्स तो आपने भी लगाया है, तो ये थोड़ा सा हट सकता है अपनी पोजीशन से, और इससे लगा दिया तो ये बिल्कुल हट जाएगा। तो मतलब अगर किसी चीज को उसकी जगह से हटाना है तो जब हम उसे स्ट्राइक करवाएंगे उसका जो मास होगा या तो वो इस बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए या इससे ज्यादा। अब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम अल्फा का भी यूज कर रहे हैं, बीटा का भी यूज कर रहे हैं, गामा का भी यूज कर रहे हैं। एक बात बताओ, इन पर है कोई चार्ज, कोई मास है इनका? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे? नहीं। तो सबसे कम आयनाइजेशन पावर गामा की। इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा होगा। और किसका मास ज्यादा है? अल्फा का मास ज्यादा है, तो इससे ज्यादा बीटा और सबसे ज्यादा अल्फा। ये आयनाइजेशन पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नोट कर लीजिए, किसी को डाउट तो पूछिए, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। सर जी आप बहुत मेहनत करते हो। करते जॉब भी करते हो, कैरियर पे भी पढ़ाते हो, फिर रात को यूट्यूब पे भी वर्क करते हो। आपको देख के हमें भी मेहनत करने का मन करता है। वेल जी, थैंक यू बेटा, आप मेहनत करो, बिल्कुल बेटा अनुभव, मेहनत करो। ये कराया तो बेटा आनंद, ये कल मैंने यूट्यूब पे ही कराया है। मोलिक्यूल होगा बेटा इसका आंसर, कल ही तो कराया था। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, कल मैंने कराया था यूट्यूब पर। फिर आप पूछ रहे हो, सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कल्याण बेटा आप दोबारा देख लेना पेनिट्रेशन पावर को। अब ये चीजें बार बार नहीं बेटा, वही चीज मैं दोबारा बताऊंगा, वही चीज आप देख, वीडियो आप लोगों के पास रहेगा तो देख ही ना लोगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छा हाँ सुशांत, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, सीबीआई जांच होनी भी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट आनंद, स्टार्टिंग का मोल कॉन्सेप्ट है बेटा उस पे, ठीक है। अरे भूपेंद्र बेटा उसको छोड़िए आप। पीपी का मतलब है पेनिट्रेशन पावर बेटा विक्रांत। कर सकते हैं बेटा राहुल, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बेटा आशीष, बिल्कुल करो बेटा, मेहनत ही है आज के टाइम पर, बस एक ही चीज है, मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो सपने तो सभी देखते हैं बेटा, बस मेहनत हार्ड वर्क जो करेगा उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। जरूरी नहीं कि आपने जिस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है वही आपको मिले, कुछ उससे अच्छा बेहतरीन भी मिल सकता है, वो ना मिलेगा तो कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर मिलेगा। थैंक यू बेटा शुभम। सर 11वीं 12वीं का लेवल साइंस का ही बेटा, उसमें क्या नाम है, मेरे पढ़ाने से क्वेश्चन पूरे सोल्व हो रहे हैं। थैंक यू बेटा भूपेंद्र। अब देखो जिसको ये समझ में नहीं आया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको करना क्या, बस पेनिट्रेशन पावर याद रखो। आयनाइजेशन पूछ जाए तो उल्टा कर दो, जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन कम होगी, ठीक है, डायरेक्ट बता दिया आप लोगों को। साइंस वाइज तेंदर सर बेटा अभिषेक, चार्ज इस पर, ये +2 रहा, ये -1 रहा, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। सर आई एम कॉमर्स बैकग्राउंड, फिर भी बहुत आसान लग रहा है केमिस्ट्री। हाँ बेटा बिल्कुल, देखो जो बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, कॉमर्स वालों को समझ में आ सकता है तो साइंस वालों को क्यों नहीं आएगा? ग्रेजुएशन नहीं की है, टीचर बन सकते हो, कोचिंग में बन सकते हो बेटा, बन सकते हो, लेकिन क्वालिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन पढ़ा सकते हो। प्रियंका बेटा अल्फा बीटा गामा रेज, अब देखो अभी ये सवाल ना पूछो इस लेवल पर आकर कि आप अल्फा बीटा गामा रेज क्या होती है। हाँ मैं ही पढ़ाता हूँ बेटा धीरज। थैंक यू बेटा फिजा। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछना तो बताओ राजी।
हाँ दिल्ली पुलिस में आता है साइंस, वो AW वाले में 25 नंबर की साइंस है। हाँ शुभम बेटा किया है। बताओ जल्दी आंसर बताओ। अच्छा किसी को डाउट कुछ पूछना तो बताओ बेटा। ये M3 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ये तो बताओगे तभी तो आंसर देंगे। मैं बेटा 13 साल से पढ़ा रहा हूँ अनुराग। सोल्यूशन बेटा साइंस स्पेशल में है, ठीक है। हाँ यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो पढ़ा ही दिया, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन उसमें पढ़ाता हूँ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो GS 18 में नहीं हुआ है, बाकी GS 17 तक तो मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा ही चुका हूँ ना। सस्पेंशन कोलाइड्स GS 18 में नहीं पढ़ाया, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वरना बेटा बताया था GS 16 में 1 या 2 क्लास है बस। तो थैंक यू बेटा आशीष, चलो ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी और दूसरी भी क्लास है। थैंक यू, और अच्छे से मेहनत करो बच्चों, सिलेक्शन लेना है। बस ये रखो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस पढ़ना है। जिस दिन ये माइंड, जब भी माइंड में आएगा यही रखो माइंड में, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। ये मोटिवेशन है। जब कोई परेशान कर रहा हो तो बस 4-5 बार माइंड में करो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, और बुक्स उठा के पढ़ने लग जाओ बस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।